नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। देखिए, हमारा जो कानून है वो ये कहता है कि अगर आपके खिलाफ कुछ हो रहा है, आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ऐसे में आप इसके लिए आपत्ति लगाइए और कानून के समक्ष अपना एक प्रार्थना पत्र या आपत्ति प्रस्तुत करिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऊपर गलत मामले दर्ज हो जाते हैं, हम आपत्ति नहीं करते हैं, प्रोविजन जो कानून में दिए गए हैं उसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं और कई वर्षों तक परेशान होते रह जाते हैं। तो ऐसे में जो कानून का प्रोविजन है, प्रावधान है, वो जानना और सही समय पे आपत्ति लगाना और सही डिसीजन लेना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आगे जो वीडियो में आपको बना के दिखाऊंगा, जो चीजें समझाऊंगा, वो आप खुद समझ जाएंगे कि ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। तो देखिए, आज जो मैं मामला आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो मामला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस मामले के जरिए आपको काफी अच्छी जानकारी मिलेगी, साथ ही साथ एक प्रोविजन जानने को मिलेगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट भी आपको मिलेगा, जिससे कि हमारे देश में लाखों जो 498A के झूठे मामले चल रहे हैं, गलत मामले चल रहे हैं, जिसमें पति और पति के घर वाले काफी ज्यादा परेशान हैं, उन मामलों में पतियों को काफी राहत मिलेगी, काफी मदद मिलेगी। तो आज जो मैं जजमेंट लेकर आया हूं, लाखों में एक ऐसा जजमेंट आता है और लाखों लोगों को फायदा देता है। तो आइए इस जजमेंट के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498A, 125 CRPC, DV एक्ट सेक्शन 9, डिवोर्स केस, इन सब मामलों से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जैसे 498A या फिर जो भी मामले हैं, कैसे लड़ना है, कैसे अपना बचाव करना है, कैसे सामने वाली पार्टी के ऊपर प्रेशर बनाना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे 125 CRPC खारिज करा के मेंटेनेंस देने से बचना है, कैसे 498A के झूठे मामले को रद्द कराना है, ये सारी चीजें आपको इस किताब के माध्यम से समझने को मिल जाएगी। तो यदि आप जानकारी जुटाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो हमारी इस किताब का अध्ययन जरूर करें। इससे आपकी जानकारी बढ़ेगी, जिससे कि आपके पैसे बचेंगे, समय बचेगा, साथ ही साथ आप ठगी के शिकार भी नहीं होंगे। तो किताब को बाई करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरा एक ग्रुप है, इस ग्रुप में आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आते हैं, जैसे 498 एक क्वैश हुआ हो, 125 CRPC खारिज करके पति मेंटेनेंस देने से बचा हो, कुछ पति के लिए अच्छे ग्राउंड मिले हैं जिसके आधार पर पति को फायदे मिलेंगे, पति को डिवोर्स मिला हो, सेक्शन 9 के आधार पर फायदा मिला हो, तो इस प्रकार के जो भी पति के पक्ष में लैंडमार्क जजमेंट आते हैं उसकी कॉपी हमारे ग्रुप में अपडेट कराई जाती है, जिससे कि अगर आपका भी मामला उस जजमेंट से मिलता जुलता रहेगा तो आप भी फायदा ले पाएंगे और अपना बचाव कर पाएंगे। जैसे कि आज मैं जिस जजमेंट के बारे में आपको बताऊंगा, उस जजमेंट की कॉपी आपको चाहिए तो ग्रुप से जुड़ जाइएगा। इस ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है। ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। जो 500 रुपए फीस है वो लाइफ टाइम के लिए, दोबारा कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो आइए अब अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, ये जो मामला है वो पटना हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है और ये जो जजमेंट है राजेश कुमार पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में आया है। और ये जो मामला है भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के मामले को जुरिडिक्शन यानी क्षेत्राधिकार के आधार पर रद्द करने से संबंधित है। अब देखिए, मामले में होता कुछ ऐसा है कि विवाह हो जाता है, जो पत्नी होती है बिहार सासाराम की रहने वाली होती है, शादी के बाद उसका जो विवाह होता है वो बनारसी में होता है। जो लड़का है वो बनारस का रहने वाला है, शादी हो जाती है, लड़की बनारस अपने ससुराल चली जाती है। उसके बाद पत्नी जो होती है, क्योंकि लड़का दिल्ली में नौकरी कर रहा है, वहां चली जाती है और वहां रहने लगती है। उसके बाद जो लड़की होती है सासाराम वापस आती है और अपने घर वालों जो ससुराल वाले हैं, पति है, उनके ऊपर आरोप सासाराम थाने में जाके लगाती है कि उसके साथ मार पिटाई की गई। जब वो शादी के बाद बनारस गई तो वहां उसे प्रताड़ित किया गया, मारपीट किया गया, पैसे मांगे गए, दहेज मांगा गया, उससे काफी दुर्व्यवहार किया गया। उसके बाद जब दिल्ली गई तो वहां भी उसके साथ काफी इसी प्रकार के व्यवहार हुए, दहेज मांगा गया, प्रताड़ित किया गया, मारपिटाई की गई और उसे घर से निकाल दिया गया। उसके बाद सासाराम पुलिस थाने में एक FIR दर्ज होता है।
498 AIPC में और अन्य कुछ धाराओं में। जब यह मामला दर्ज हो जाता है उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और सासाराम कोर्ट में ले जाके चार्जशीट लगा देती है। अब जब यह चार्जशीट लग जाता है उसके बाद मजिस्ट्रेट मामले का संज्ञान लेते हैं और पति के घर वालों को नोटिस करते हैं। उसके बाद इस संज्ञान के खिलाफ जो पति के घर वाले होते हैं वो हाई कोर्ट पटना में 482 CRPC के अंतर्गत प्रार्थना पत्र लगाते हैं कि हमारे ऊपर गलत मामला दर्ज हुआ है और हमें फंसाया गया है। साथ ही साथ ये कोर्ट में बताया जाता है कि जो मामला दर्ज हुआ है वो मामला गलत जुरिडिक्शन में दर्ज हुआ है। चूंकि पत्नी जो है वो सासाराम की रहने वाली है, उसके पिता वहां रह रहे हैं, लेकिन जो घटनाएं वो दिखा रही है वो तो कहीं वहां घटी ही नहीं। पत्नी का ये कहना है कि बनारस में उसके साथ मारपीट हुई, दहेज का मांग हुआ, उसके बाद दिल्ली में ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन सासाराम में तो कुछ हुआ ही नहीं है, कोई घटना ही नहीं घटित हुई है। तो सासाराम में कैसे मामला दर्ज हो गया, कैसे यहां पे मामले का संज्ञान ले लिया गया? चूंकि सारा क्षेत्राधिकार या तो उत्तर प्रदेश में बन रहा है या दिल्ली में बन रहा है, तो बिहार में कोई इसका क्षेत्राधिकार ही नहीं बन रहा है, मामला दर्ज ही नहीं हो सकता है। जहां घटना घटित हुई है वही मामला दर्ज हो सकता है। तो ऐसे में जब कोर्ट पूरे मामले को देखता है तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे रूलिंग जजमेंट इस पे देखता है, प्रोविजन को देखता है, उसके बाद यही कहता है कि जो भी आपराधिक गतिविधियां होती हैं जहां भी होती हैं, जिस क्षेत्र में होती हैं, उसी क्षेत्राधिकार में उसके लिए रपट दर्ज हो सकता है और उसका जुरिडिक्शन जो है वहीं पे उसका ट्रायल चलाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मामला कहीं हुआ, घटना कहीं हुई, मामला देश में कहीं दर्ज हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। जिस जुरिडिक्शन में मामला होगा, घटनाएं होंगी, उसी जुरिडिक्शन में मामला दर्ज होगा, कोर्ट में उसका विचारण किया जाएगा। और यहाँ जो भी घटनाएं हैं या तो बनारस की हैं या दिल्ली की हैं, तो मामला या तो बनारस में दर्ज होगा या दिल्ली में दर्ज होगा। तो यूपी या फिर दिल्ली का ये जुरिडिक्शन बन रहा है, बिहार में कोई जुरिडिक्शन ही नहीं है। सिर्फ पत्नी सासाराम की रहने वाली है, इसके आधार पे उसने ये मामला सासाराम में दर्ज कराया है, लेकिन कुछ घटना सासाराम में हुई ही नहीं है कि यहाँ मामला चलाया जाए। तो यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट ने ये संज्ञान लिया है वो गलत संज्ञान लिया है, इस प्रकार से नहीं किया जाना चाहिए और जुरिडिक्शन के आधार पे मामले को जो कोर्ट होता है रद्द कर देता है। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, आपकी पत्नी रहने वाली कहीं और की है और आपके साथ वो दूसरे जिले में आके रही हैं और आपके जिले की जो घटनाएं हैं उसके लिए जाके उन्होंने अपने ससुराल में या फिर कहीं से दूसरी जगह से दूसरे जिले में दूसरे स्टेट में जो घटनाएं आपके वहां घटित दिखाई हैं वो जाके मामला दर्ज करा दी है, तो ये गलत जुरिडिक्शन में मामला दर्ज हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जुरिडिक्शन के आधार पर इस झूठे मामले को रद्द करा सकती है। इसके लिए अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसके लिए आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करा के कॉल पे बात कर सकते हैं और डिटेल में सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। या फिर अगर आप किसी अन्य कानूनी विषय मुझसे सलाह लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती हैं। अगर इस जजमेंट की कॉपी आप चाहते हैं, अपने केस में यूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहां आपको इस जजमेंट की कॉपी प्राप्त हो जाएगी। तो आशा कर रहा हूं ये जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी और गलत जुरिडिक्शन में केस दर्ज कराने के लिए ये समझ गए होंगे कि आप कि इसके लिए प्रोविजन है, इसके लिए जजमेंट है और आप चाहे तो केस क्वैश करा सकती है। तो ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।